राइट। तो हमने अभी तक पढ़ा था प्राइमरी न्यूरोलेशन के बारे में। अब हम देखेंगे सेकेंडरी न्यूरोलेशन। इसके अंदर क्या प्रोसेसेस यहाँ पर हमारे होते हैं। नॉर्मली हम थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेकेंडरी न्यूरोलेशन क्या प्रोसेस है और किस तरह से यहाँ पर होता है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे कि यहाँ पर सेकेंडरी न्यूरोलेशन में एक मेड्यूलरी कॉर्ड बनती है, ठीक है। वो मेड्यूलरी कॉर्ड बाद में जाकर हॉलो आउट हो जाती है और हॉलो कॉर्ड को बनाती है, जैसे हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब, राइट। पहले दूसरी कॉर्ड बन रही है और फिर बाद में उसकी हॉलोइंग हो रही है, बीच में से कैविटेशन हो रही है, कैविटी क्रिएट हो रही है और उस कैविटी के बाद न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। दैट मींस मेडुलरी कॉर्ड पहले बनेगी जहां पे सेल्स एक सॉलिड स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट होंगे और फिर हॉलो आउट होकर न्यूरल ट्यूब को फॉर्म करेंगे, राइट। तो जब हम इसकी बात करते हैं मेडुलरी कॉर्ड की और जब हम सेकेंडरी तरीके से न्यूरल सिस्टम को पढ़ रहे हैं, न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं, तो हमने ये चीज भी यहाँ ऑब्जर्व की कि ये मोस्टली क्या करता है, पोस्टीरियर रीजन्स को, पोस्टीरियर पार्ट्स को बनाने में हेल्प करता है। जैसे हमने एम्फीबियंस में देखा था, मैमल्स में देखा, चिक में देखा, तो हमने इन सब स्ट्रक्चर्स में ऑब्जर्व किया था कि पोस्टीरियर रीजन्स मोस्टली बनाएंगे, मोस्टली जो पश्च भाग होते हैं उन्हीं का फॉर्मेशन यहाँ पर ये करते हैं। तो राइट, तो हम बोल रहे हैं कि इस कारण से जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें जितने भी मेलफॉर्मेशंस होंगे, पोस्टीरियर पार्ट में जितने भी मेलफॉर्मेशंस हो रहे हैं न्यूरल ट्यूब से रिलेटेड, उनके बारे में हम इजीली यहाँ पर इंफॉर्मेशन गेन कर पाए। दैट मीन्स क्या हुआ है यहाँ पर कि जो पश्चिम भाग है वो अगर प्रॉपर्ली बंद नहीं हो पाती है न्यूरल ट्यूब वहाँ पे, या फिर किसी न किसी तरीके से वहाँ पर डिसफंक्शन हो जाता है, एक नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं मेलफॉर्मेशन। तो उन रीजंस का हम पता लगा सकते हैं इजीली स्टडी करके और उसके बेसिस पर हम मेडिसिन्स प्रोवाइड करा सकते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट हम उस बेसिस पर दे सकते हैं। तो जो ट्रीटमेंट थेरेपी होती है वो इजीली हम उनके बारे में सिर्फ पोस्टीरियर पार्ट को स्टडी करके भी पता लगा सकते हैं कि किस तरह से मेडुलरी कॉर्ड बन रही है, ठीक है। जब हमें ना इनका पूरा फॉर्मेशन प्रोसेस पता होगा कि किस तरह से इनका फॉर्मेशन हो रहा है, कौन कौन से सेल्स पार्टेक कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे वो चीज़ भी पता लगा पाएंगे कि क्यों किन सेल्स ने फंक्शन नहीं किया होगा जिसकी वजह से ये डिजीज हुआ या ये मालफॉर्मेशन, और उस बेसिस पर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स बाहर से भी प्रोवाइड करके इजीली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करके चीज़ों को सुधार सकते हैं, एक डिजीज फ्री पर्सन बना सकते हैं कि हम जीन्स को बाहर से इनपुट करते हैं। ऑलराइट, अब अगर हम बात करते हैं एम्फीबियंस में, मैमल्स में या बर्ड्स में, तो हम देख रहे थे कि इनका जो इस वाले प्रोसेस का सेकेंडरी न्यूरोलेशन प्रोसेस का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है, लंबर वर्टिब्रे जो होती है वहां से स्टार्ट होता है। लंबर वर्टिब्रे कहाँ प्रेजेंट होती है, मोस्टली एब्डोमिनल पार्ट में। जो एब्डोमिनल पार्ट होता है वहां पर लंबर वर्टिब्रे प्रेजेंट होती है और वहीं से सेकेंडरी न्यूरोलेशन प्रोसेस मोस्टली स्टार्ट होता है। या फिर हम एम्फीबियंस में अगर बात करें तो एम्फीबियंस में हम टेल वर्टिब्रे बोल सकते हैं कि जहाँ पर टेल उपस्थित है, पूंछ जैसी संरचना उपस्थित है, वहां से सेकेंडरी न्यूरोलेशन प्रोसेस कंटिन्यू करता है। उन्हीं एरियाज में ये वाला प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ता है, राइट। अब हम अगर फ्रॉग की बात करते हैं नॉर्मली, तो फ्रॉग में हम ऑब्जर्व करते हैं कि इनवॉलंटरी एक्शन अंदर की तरफ एम्ब्रियो में नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण कुछ रीजंस हम देखने को मिलते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि कुछ सेल्स जो होते हैं वो
तो इसके अंदर इनवॉलंटरी एक्शन करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अंदर की तरफ मूवमेंट करता है, राइट। इनवॉलंटरी एक्शन हुआ तो हम यही देख रहे हैं कि एक फ्रॉग के अंदर, एक एम्फीबियन के अंदर हमें इनवॉलंटरी मूवमेंट अंदर की ओर नहीं दिखा, जिसके कारण क्या हुआ, जो ब्लास्टोपोड लिप था वो क्योंकि अंदर मूव नहीं किया, उसका मूवमेंट अंदर नहीं हुआ, तो वो पूरे वेंट्रल पोर्शन में बाहर की तरफ स्प्रेड आउट हो, राइट। और बाहर की तरफ स्प्रेड आउट होने के कारण वो एक स्ट्रक्चर या संरचना बनाता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्डो न्यूरल हिंज, राइट। ये हम फ्रॉग में देख रहे हैं, एम्फीबियंस में इनवॉलंटरी एक्शन नहीं हुआ, अंदर की तरफ एम्ब्रियो में घूमे नहीं कुछ सेल्स, तो अगर कॉर्डो ब्लास्टोपोड की सेल्स ऑफ ब्लास्टोपोड लिप जो थे वो अंदर की तरफ नहीं घूमे, तो वो पूरे वेंट्रल पोर्शन की तरफ स्प्रेड आउट हो गए, बाहर की तरफ स्प्रेड आउट हो गए, स्प्रेड आउट करके इन्होंने ग्रो कर लिया अपने आप को, मींस ये एनलार्ज हो गए, ग्रो हो गए और कॉर्डो न्यूरल हिंज रीजन को इन्होंने बनाया। और क्योंकि कॉर्डो रीजन जो है, हिंज रीजन जो है, ये आगे जाकर क्या बनाएगा, पोस्टीरियर न्यूरल ट्यूब बनाएगा, ठीक है। इसी रीजन से आगे पोस्टीरियर न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और इसी रीजन से पोस्टीरियर नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये रीजन हमारे लिए एटमोस्ट इम्पोर्टेंस का रहता है कि यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को कि इस रीजन से पोस्टीरियर पार्ट का फॉर्मेशन मोस्टली फ्रॉग्स में हो रहा है, राइट। एक बार वैसे देख लेते हैं, क्योंकि इनवॉलंटरी एक्शन नहीं हो रहा, एम्ब्रियो के अंदर ये वाले सेल्स अंदर की तरफ मूवमेंट नहीं कर रहे, एंट्री नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण वो बाहर की तरफ स्प्रेड आउट हो रहे हैं, स्प्रेड आउट होकर कवर कर रहे हैं पूरे वेंट्रल पोर्शन को कवर करके, ग्रो करके कॉर्डल न्यूरो हिंज बना रहे हैं और इस हिंज रीजन से आगे की तरफ पोस्टीरियर न्यूरल ट्यूब एंड पोस्टीरियर नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा प्रोसेस जो होता है वो आगे की तरफ कंटिन्यूटी में चलता है, राइट। अब यहाँ हम बोल रहे हैं ये जो सेल्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, न्यूरेंट्रिक कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। एक प्रकार की सेल्स संरचनाएं मिलकर, सारी सेल्स जो होती हैं ये मिलकर न्यूरोएंट्रिक या न्यूरेंट्रिक कैनाल का फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये न्यूरेंट्रिक कैनाल दो तरह के पार्ट्स को बनाए। तो जैसे हम सबसे पहले बात करें, एक पार्ट होगा हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट और एक होगा डिस्टल पार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट की, तो प्रॉक्सिमल पार्ट का मीनिंग ही क्या होता है कि ऐसा पार्ट जो पास में उपस्थित है। तो जो न्यूरेंट्रिक कैनाल के पास वाला पार्ट होगा वो प्रॉक्सिमल पार्ट बनाएगा और डिस्टल पार्ट जो होगा वो दूर वाला पार्ट बनाएगा। तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट के साथ फ्यूज करके एनस के साथ फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। दैट मींस न्यूरेंट्रिक कैनाल का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो किसके साथ फ्यूज कर रहा है, पास वाला जो पार्ट है वो एनस के साथ फ्यूजन करता है और एनस के साथ फ्यूजन करके लास्ट वाला पोस्टीरियर पोर्शन जो होता है उसे फॉर्म करने में हेल्प करता है। ऑलराइट, जो भी पोस्टीरियर पोर्शन होगा उसको फॉर्म करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। इसी तरह हम अगर इसके न्यूरेंट्रिक कैनाल की डिस्टल पार्ट की बात करते हैं तो ये जो डिस्टल पार्ट है ये बनाता है एपेंडाइमल
जिसे हम बोलते हैं हॉलो संरचना होती है, वो कैविटी ये होती है। हमने बोला सारे सेल्स मिलकर न्यूरेट्रिक सेल की तरह बन रहे हैं, न्यूरेट्रिक कैनाल का निर्माण कर रहे हैं। न्यूरेट्रिक कैनाल दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो किसके साथ फ्यूज करता है, एनस के साथ फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाता है पोस्टीरियर पार्ट। वही डिस्टल पार्ट जो है वो आगे की तरफ जाकर एपेंडाइमल कैनाल बनाएगा और एक कैविटी जैसी संरचना बनाएगा जो बीच में हॉलो होगी, बीच में बिल्कुल हॉलो आउट की तरह प्रेजेंट होगी। तो इस तरह से यहाँ पर सेकेंडरी न्यूरोलेशन हुआ कि एक कैविटी बनी, कैविटी का निर्माण हुआ अंदर की तरफ और सेकेंडरी न्यूरोलेशन प्रोसेस इस तरह से फ्रॉग्स में कंप्लीट हुआ। एक और जो सेल स्ट्रक्चर हम देख रहे थे वो कौन सा था, कॉर्डोन्यूरल, ठीक है, या फिर कॉर्डोन्यूरल हिंज पॉइंट था जहां से आगे की संरचनाएं बन रही थी, राइट। तो फ्रॉग्स में इस तरह से हम न्यूरोलेशन प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वही नेक्स्टली अगर हम बात करें तो हम पढ़ते हैं इसके बाद, ये तो हो गया हमारा सेकेंडरी न्यूरोलेशन की अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में किस प्रकार से सेकेंडरी न्यूरोलेशन होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब। जो न्यूरल ट्यूब बनी है उसमें किस प्रकार से डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि वो कैसे डिवाइड हो रही है अलग अलग पार्ट्स में और कौन कौन सी संरचनाओं को वो बनाती है। तो नॉर्मली जैसे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसमें बात करेंगे न्यूरल ट्यूब के फॉर्मेशन की। तो न्यूरल ट्यूब के फॉर्मेशन में डिफरेंशिएशन होगा इन टिश्यूज में, इन ट्यूब में, और डिफरेंशिएशन के कारण अलग अलग पार्ट्स का निर्माण होगा। जैसे ब्रेन बन रहा है तो ब्रेन भी हम बोलते हैं बहुत सारे लोब्स में बटा हुआ रहता है, तो इस तरह से वहाँ पर न्यूरल ट्यूब बनेगी। नीचे की तरफ आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होगा, किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड बनती है वो चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे और किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स इससे आगे की तरफ बनते हैं। सबसे नॉर्मल बात करते हैं हम फर्स्ट इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की, आगे से पीछे की तरफ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि एक सिंगल ट्यूब जैसी संरचना प्रेजेंट है, फिर क्या होगा उसमें आगे की तरफ ज्यादा हमें डिविजन्स देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू लास्ट। क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि आगे की तरफ जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, एंटीरियर रीजन में जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो जल्दी स्टार्ट होता है एज कंपेयर टू पोस्टीरियर रीजन। ठीक है, पोस्टीरियर रीजन का जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो रेट से होता है, स्लोली वहाँ पर एक्ट करता है। तो एंटीरियर पोर्शन आधे से ज़्यादा फॉर्म हो जाता है तब पोस्टीरियर रीजन वर्क करना, फॉर्मेशन करना स्टार्ट करता है, बिकॉज वहाँ इतना ज़्यादा डिफरेंशिएशन प्रोसेस है ही नहीं। ठीक है, ब्रेन रीजन ज़्यादा है, स्पाइनल कॉर्ड तो पूरी एज इट इज ही तो जा रही है, तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो थोड़ा सा स्लो रेट से बनता है, लेट भी डिफरेंशिएट होता है, क्योंकि वहाँ इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स देखने को ही नहीं मिलते। पर एंटीरियर रीजन में हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स संरचनाएं देखने को मिलती है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा पहले होता है और काफ़ी टाइम तक चलता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूरल सेल्स भी होंगे, न्यूरॉन्स भी होंगे, कुछ एपिथेलियम लेयर भी प्रेजेंट होगी और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के नर्व से रिलेटेड सेल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। तो वो सेल्स हम देखते हैं कि बार बार इनमें चेंजेस होते हैं, वो सेल्स जो होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं और चेंजेस क्रिएट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पोजीशन एक बार चेंज हो और वहाँ पे फिक्स हो, धीरे धीरे हम देखते हैं कि वहाँ पर और ज़्यादा डिफरेंशिएशन हो रहा है, उस पार्ट का और ज़्यादा डिफरेंशिएशन हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे मूवमेंट भी हो रहा है और वहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के चेंजेस भी ऑब्जर्व करने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक स्ट्रेट संरचना है जिसमें 3 टाइप की वर्डनुमा आकृति देखने को मिलेगी। फिर उसके अंदर आगे अगर हम जाएंगे तो आगे हमें और वर्ड्स में उसमें निर्माण हमें देखने को मिलेगा और इस तरह
बड्स बनकर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को बनाते हैं। देखिए हम एक बार संरचना के बेसिस पर, जैसे सपोज हमने बात की स्टार्टिंग कर रहे हैं, इस तरह से संरचना प्रेजेंट थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 प्राइमरी वेसिकल्स का निर्माण हुआ। राइट, तो जब 3 प्राइमरी वेसिकल्स बनती हैं तो हमने देखी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हमें सिर्फ 3 प्राइमरी वेसिकल्स ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन 3 प्राइमरी वेसिकल्स को हम नाम देते हैं फोर ब्रेन, ठीक है। आगे का पार्ट ब्रेन का ये होता है मिड पार्ट ब्रेन का, जिसलिए हमें इसे मिड ब्रेन और इसे हाइंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। पर जब हम इसे और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर साइंटिफिक वे में स्टडी करते हैं तो इसका नाम है प्रोजेनसेफेलॉन, राइट। इसे हम बोलेंगे प्रोजेन क्योंकि फोर ब्रेन पार्ट है। इसे हम बोलेंगे मेसेंसेफेलॉन और इसे हिंड ब्रेन पार्ट को हम बोलते हैं रोम्बेनसेफेलॉन, राइट। इस प्रकार से 3 प्राइमरी बर्ड्स या प्राइमरी वेसिकल्स इनमें कॉन्स्ट्रिक्ट होकर ये 3 प्राइमरी वेसिकल्स बनते हैं। और जब हम नेक्स्ट स्टेज में डेवलपमेंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टेज में हम देखेंगे कि क्या होता है। यही वेसिकल्स जो होती हैं ये आगे जाकर और ज्यादा डिवीजन करेंगे। प्राइमरी वेसिकल क्यों बोला है कि सबसे पहले वो ही बन रही है, इसलिए उन्हें हमने प्राइमरी वेसिकल का नाम दिया है। सेकेंडरी वेसिकल का मतलब हो कि इनका निर्माण बाद में हो, तो ये है हमारी 5 सेकेंडरी वेसिकल्स, राइट। इन्हें हम बोलते हैं 5 सेकेंडरी वेसिकल्स, ठीक है। इस तरह से बनती है। ये जो है ना, ये वॉल है और ये बीच में जो भाग है खाली, इसे हम ल्यूमेन के नाम से भी जानते हैं। ल्यूमेन पार्ट है बीच का खाली भाग। सेम चीज यहाँ पे भी दिखेगी, वॉल और ये बीच वाला भाग ल्यूमेन, राइट। अब हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे 5 वेसिकल्स जो थी सेकेंडरी वेसिकल्स का फॉर्मेशन। एंटीरियर प्रोजेनसेफेलॉन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन पार्ट एज इट इज प्रेजेंट रहेगा और रोम्बेनसेफेलॉन जो है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो इस तरह से 5 संरचनाओं का निर्माण होगा। प्रोजेनसेफेलॉन के 2 पार्ट्स का जो नाम होता है हम यहाँ लिख देते हैं। ये वॉल हो गई, ये हो गया ये, ठीक है। तो एंटीरियर पोर्शन फोर ब्रेन के फर्स्ट पार्ट का नाम होता है टीलेनसेफेलॉन, ठीक है। सेकंड पार्ट का नाम होता है डायनसेफेलॉन, थर्ड पार्ट
मेम्ब्रेन भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं और ऑब्जर्व होते हैं। और इन पार्ट से भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और अलग अलग स्ट्रक्चर्स का भी अलग अलग कार्य होगा, उस चीज को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। पर अभी तक के लिए यही कि 3 पार्ट्स, फोरब्रेन, मिडब्रेन, हिंडब्रेन, प्रोजेंसिफेलॉन, मेसेंसिफेलॉन, ब्राउनसेफेलॉन। फिर इन वेसिकल्स में और डिस्ट्रीब्यूशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये प्रोजेंसिफेलॉन, टीरेंसिफेलॉन एंड डायरेंसिफेलॉन में कन्वर्ट हो गए 2 पार्ट्स में। मेसेंसिफेलॉन एज इट इज प्रेजेंट रहेगा। मेटेंसिफेलॉन एंड माइनसिफेलॉन का भी फॉर्मेशन हो गया लॉन्गमेनसिफेलॉन से, राइट। अब हम देख लेते हैं इन स्ट्रक्चर से क्या कैसे बनता है, राइट। सबसे पहले बात करेंगे हम फोरब्रेन के प्रोजेंसिफेलॉन की। प्रोजेंसिफेलॉन सबसे पहले डिवाइड हुआ है हमारे किस पार्ट में, टीरेंसिफेलॉन। और टीरेंसिफेलॉन से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं वो चीज हम ऑब्जर्व करें। जैसे नंबर 1 स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये है ऑलफैक्टरी लोब। और ऑलफैक्टरी लोब का फंक्शन क्या होगा, क्योंकि ये लोब ऑलफैक्शन के लिए बनी है, सूंघने के लिए बनी है, तो इसके कारण क्या होगा, जो स्मेल होता है वो हम इजीली कर पाएंगे। स्मेलिंग पावर जो होती है वो इंक्रीज होती है और ऑलफैक्टरी लोब्स के कारण स्मेल करने में इजीली रहता है। सेकेंड, अगर हम इसी रीजन से बात करें तो हिप्पोकैम्पस का निर्माण होता है, ठीक है। और ये हम बोल सकते हैं हिप्पोकैम्पस स्टोर हाउस होता है हमारी नॉलेज, ठीक है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। एक प्रकार से हम बोलेंगे कि ये बहुत इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो हिप्पोकैम्पस में ही स्टोर रहती है और ये टीरेंसिफेलॉन भाग से फॉर्म होता है, यहीं से निर्माण होता है, इसी का फॉर्मेशन यहीं से ही बनता है। इसको हम फोरब्रेन के नाम से बोलते हैं, ठीक है। थर्ड रीजन की बात करें तो सेरेब्रम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। इसमें क्या होता है, नॉर्मली इसके कारण इंटेलिजेंस आती है किसी भी पर्सन में। इंटेलिजेंस की अगर हम बात करेंगे तो इंटेलिजेंस सेरेब्रम के कारण ही आती है। एक प्रकार की ये एक्टिविटी है जो सेरेब्रम ही कंट्रोल कर रहा है। तो इस प्रकार टीरेंसिफेलॉन से 3 तरह के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ऑलफैक्टरी लोब्स, हिप्पोकैम्पस, सेरेब्रम। तीनों का फंक्शन अलग अलग है, स्मेल का है, सूंघने का है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने का है। सेरेब्रम का इंटेलिजेंस से है, इंटेलिजेंट है, मतलब सेरेब्रम पार्ट में इंटेलिजेंस कंट्रोल करने की पावर्स होती है, राइट। वहीं मिड ब्रेन से पहले एक और संरचना उभार के रूप में बनती है जो प्रोजेंसिफेलॉन का ही पार्ट है, उसे हमने बोला है डायंसिफेलॉन, ठीक है। इस संरचना से हम देखते हैं कि यहाँ से इस संरचना से भी बहुत सारी संरचनाओं का, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का निर्माण हो सकता है। जैसे नंबर 1 अगर हम बात करें तो रेटिना जो होती है वो यहीं से ही बनती है, इसी रीजन से रेटिना का फॉर्मेशन होता है। और रेटिना का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, विजन देना, ठीक है। हम जिस प्रकार देख पा रहे हैं, ये जो विजन हमारे पास है ये रेटिना के कारण ही हमारे पास आता है, रेटिना के कारण ही हम देख पाते हैं। सेकेंडली हम बात करेंगे इसी रीजन से एपिथैलेमस का निर्माण होता है। और एपिथैलेमस जो होता है वो आगे जाकर हम बोल सकते हैं क्या बनाता है, पीनियल ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। पीनियल ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है उसको आगे जाकर बनाता है। पीनियल ग्लैंड ब्रेन के ही रीजन में, ब्रेन में ही उपस्थित रहती है, ठीक है। थर्डली हम बात करेंगे थैलेमस भाग की, ठीक है। थैलेमस भाग जो होता है ये भाग हमारा रिले सेंटर की तरह कार्य करेगा। एक
रिले सेंटर की तरह कार्य करता है डिफरेंट नर्व्स के बीच में, राइट, सेंसरी नर्व्स के बीच में एक रिले सेंटर की तरह यहाँ से वहाँ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। वहीं अगर हम थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस जो है ये हमारी बॉडी की टेम्परेचर, स्लीप, रेस्ट, इन सब चीजों को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम यहाँ बात कर रहे हैं डायंसेफेलॉन की। सबसे लंबा पार्ट बनाता है रेटिना जिसे हम देख पाते हैं। एपिथैलेमस पीनियल ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। थैलेमस जो होता है रिले सेंटर की तरह कार्य करता है। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, हमारी स्लीप को, हमारे रेस्ट टाइम को, ये सब हमें कितना करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब ये जो संरचना है ये इसी तरह से प्रेजेंट रहती है कि बीच में थैलेमस होता है, ऊपर की तरफ एपिथैलेमस होता है और नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस। नाम से पता चला एपी मतलब ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहेगा, हाइपो मतलब इसके नीचे की तरफ। एपिथैलेमस थैलेमस के ऊपर, हाइपो इसके नीचे। तो इनकी जब संरचना होती है ये प्रेजेंट रहते हैं ब्रेन के अंदर, तो इसी पार्ट में ऐसे ही अरेंजमेंट की तरह ये उपस्थित रहते हैं, ठीक है। ये हुई हमारी फोर ब्रेन की बात, ठीक है। अब आता है हमारा मिड ब्रेन, राइट। सेकेंड पार्ट है हमारा मिड ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं मेसेंसेफेलॉन। और जब हम मेसेंसेफेलॉन की बात करते हैं तो इसका कोई डिविजन नहीं है, ये अकेला इकलौता वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। इससे अगर हम बात करें तो फाइबर ट्रैक्ट्स का निर्माण होता है, फाइबर्स बनाता है एक प्रकार से, जिससे कि इजीली फोर ब्रेन पार्ट और हाइंड ब्रेन पार्ट जो है इजीली कनेक्ट हो सके। तो इस पार्ट से मोस्टली इसका काम यही होता है फाइबर ट्रैक्ट्स का निर्माण करना, फाइबर्स को बनाना और इंफॉर्मेशन को आगे से आगे कन्वे करना। तो ये हमारा होता है मिड ब्रेन भाग। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिड ब्रेन के बाद आता है हमारा हाइंड ब्रेन। थर्ड इज हाइंड ब्रेन, जिसका नॉर्मल नेम है ब्रोमबेन। ये भी दो पार्ट्स में बनता है। इसका फर्स्ट एंटीरियर पार्ट जो होता है वो कहलाता है हमारा मेटेनसेफेलॉन। ठीक है, मेटेनसेफेलॉन एंटीरियर पार्ट है इसका, और पोस्टीरियर पार्ट जो होगा वो माइलिनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन एंटीरियर है, अंदर धंसा हुआ पार्ट है। और सेकेंडली अगर हम उसकी बात करेंगे तो इससे दो रीजन्स का फॉर्मेशन। नंबर वन हम बोलते हैं सेरेब्रम का, फोर ब्रेन से हो रहा था, सेरेबेलम जो है उसका इससे होता है, ठीक है। मेटेनसेफेलॉन से सेरेबेलम का फॉर्मेशन होता है। और जब हम सेरेबेलम की बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या होता है, मसल एक्टिविटी को कंट्रोल करना, ठीक है। मसल एक्टिविटी जो होती है इसको ये कंट्रोल करके रखता है, एक स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। और इसी के कारण हम जो नॉर्मली चल पा रहे हैं, हमारी जो पोजीशन है बॉडी की, जो हमारा पोस्चर है वो भी कंट्रोल में रह पाता है। तो पोजीशन और पोस्चर पे ये बहुत ज़्यादा फर्क डालता है, क्योंकि मसल कंट्रोल है तो इस तरह से वहाँ पर ये, क्योंकि कंट्रोल कर रहा है, मेनली कोऑर्डिनेशन कर रहा है, तो यहाँ पर पोजीशन और पोस्चर पे बहुत ज़्यादा हम किस तरह से पोजीशन कर पा रहे हैं, हम लड़खड़ा के तो नहीं चल रहे हैं, इस चीज़ को सेरेबेलम बहुत हद तक कंट्रोल कर रहा है। और बल किससे रहा है, मेटेनसेफेलॉन। सेकेंडली हम बात करेंगे पोन्स भाग। पोन्स भाग भी नीचे की तरफ प्रेजेंट रहता है, जो कि सेरेबेलम और सेरेब्रम को कनेक्ट
तरह से कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करने का कार्य होता है पॉन्स का। तो सेरेबेलम और पॉन्स दोनों मेटल फिलामेंट से बनते हैं। लास्ट आता है हमारा इसी का सेकेंड पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइलिन सिफिलॉन। माइलिन सिफिलॉन, राइट। और माइलिन सिफिलॉन की जब हम बात करेंगे तो इससे एक रीजन बनता है जिसे हम बोलते हैं मेड्यूला, राइट। और मेड्यूला भी अगर हम बहुत प्रॉपर नेम से जानते हैं तो उसे हम बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, राइट, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। जब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं कि क्या कार्य परफॉर्म करता है, तो ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस, जो हमारे हाथ में नहीं है, जिन्हें हम अपने आप अपने अकॉर्डिंग नहीं हिला सकते, उन एक्शंस को कंट्रोल करने का कार्य है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इसीलिए इस मेड्यूलेटा या मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भाग में हम बहुत सारे सेंटर्स देखते हैं। सेंटर्स की बात करें तो यहाँ पर होता है कार्डियक सेंटर, स्लीप सेंटर, ठीक है, वैसोमोटर, एक्सेलरेटर और डायलेटर जो भी होता है, तो इस तरह से वैसोमोटर भाग भी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। रेस्पिरेटरी सेंटर भी यहाँ पर उपस्थित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, ऐसे फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स जो सिस्टम्स हमारे होते हैं, उनके सेंटर्स यहाँ उपस्थित रहते हैं। जैसे कार्डियक सेंटर की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, एक तरह से हार्ट बीट्स को कंट्रोल करेगा कि इसकी वजह से अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब हार्ट बीट थोड़ी फास्ट होनी चाहिए और फास्ट करके नॉर्मल रेट पर आ जाए। मतलब हार्ट बीट लो थी और हमने इसे एक्सेलरेटर के थ्रू इंक्रीज किया। ऐसे ही अगर इनहिबिटर होगा तो हार्ट बीट मतलब बहुत फास्ट हो गई थी, तो उन्हें हमने इनहिबिट करके थोड़ा लो किया और नॉर्मल में लेकर आए। तो इस तरह से ये एक तरह से कंट्रोल कर रहा है। स्लीप सेंटर भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ऐसे ही वैसोमोटर मींस वैसो एक्टिवेटर और वैसो इनहिबिटर, कि वेसल्स को हमें कहाँ कॉन्स्ट्रिक्ट करना है तो डायलेटर वर्क करेगा, और अगर उन्हें हमें एक तरह से फैलाना है या उन्हें सिकोड़ना है, इसलिए वहां पर हमारा वर्क करता है डायलेटर एंड कॉन्स्ट्रिक्टर। कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है सिकोड़ना और डायलेटर का मतलब होता है उनमें फैलाव क्रिएट करना। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सेंटर हमारी जो ब्रीदिंग रेट है, रेस्पिरेशन क्रिया है, उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर इनवॉलंटरी एक्शंस के सेंटर्स पाए जाते हैं, जिसे हमने मैक्यूला भाग कहा, राइट। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन होता है न्यूरल ट्यूब में, और न्यूरल ट्यूब यहाँ पर डिफरेंशिएट कर जाते हैं। इसके अलावा हम ब्रोमन सिफिलॉन पार्ट में बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ ब्रोंकोमेयर्स जैसी संरचना प्रेजेंट है, जो कि इस भाग को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की भी क्षमता रखती है। कि अगर ब्रोंकोमेयर्स वहाँ प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो भाग छोटे छोटे भागों में और विभक्त हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो ऐसी संरचनाएं भी इस भाग में देखी गई। इसी के साथ क्योंकि हमने बोला कि जो आगे का रीजन है, एंटीरियर रीजन है, वो तो फूलता रहता है, और पोस्टीरियर रीजन स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा तो उसे फूलना नहीं है, उसे ज़्यादा फैलना भी नहीं है, एक नॉर्मल पोजीशन में वो प्लेस रहता है। तो इसलिए यहाँ पर एक थ्योरी भी दी गई साइंटिस्ट के द्वारा कि जो एंटीरियर पोर्शन होता है वहाँ पर फ्लूइड जो होता है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और उस प्रेशर के कारण हो सकता है कि वो जो एंटीरियर रीजन की वॉल्स है उनमें फैलाव देखने को मिलता है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है तो
फूल जाती है, फैल जाती है। वहीं नीचे की तरफ प्रेशर होता है लेकिन कम लिमिट में होता होगा, इसीलिए वो बिल्कुल स्टैंडर्ड जो साइज होती है नॉर्मल रेंज से बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये थी एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन की बात। एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी किस प्रकार डिफरेंशिएशन हो रहा है एंटीरियर और पोस्टीरियर भाग में, और कैसे 3 प्राइमरी वेसिकल्स से 5 प्राइमरी वेसिकल्स बन रहे हैं और उनका फॉर्मेशन हो पाता है।